एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल माइंड मैप। तो आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक हमारा ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया, जो कि है लेबर लॉ का टॉपिक। ओके, तो इसके अंदर हम कवर करेंगे ग्रोथ ऑफ लेबर यूनियंस इन इंडिया। 6 फेजेस हैं इसके। और प्रॉब्लम फेस्ड बाय द लेबर मूवमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस, मेजर लेबर यूनियंस एंड देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन, the significance of trade union in a capitalist society, labor reforms, the new labor codes, the proposed 4 bills. Okay, so let's start our video. सबसे पहले आ जाते हैं हम इंट्रोडक्शन पे, मीनिंग पे। अ ट्रेड यूनियन इज़ अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप ऑफ वर्कर्स। ट्रेड यूनियन क्या होता है? जैसे कुछ वर्कर्स हैं, उन्होंने आपस में ग्रुप बना लिया है, ठीक है, ग्रुप, और वो वर्कर्स है, ठीक है, इट्स अ वर्कर ग्रुप, मतलब कि वो एक ही तरीके का कोई काम कर रहे हैं, एक ही जगह पे कोई काम कर रहे हैं। दे आर बिलोंगिंग टू दैट सेम कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी इन द सेंस कि वो कुछ एक, फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एक ही फैक्ट्री के वर्कर्स ने अपना ग्रुप बना लिया, तो उसे हम ट्रेड यूनियन बोल सकते हैं। बाकी इस ग्रुप में कितने मेंबर्स होने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अ ट्रेड यूनियन इज़ अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप ऑफ वर्कर्स विद इन अ स्पेसिफिक ट्रेड और प्रोफेशन, इस्टेब्लिश टू एडवांस, मतलब कि क्या क्या चीज़ से उनके बीच कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए टू मेक अ ग्रुप, ठीक है। इस्टेब्लिश टू एडवांस एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स, और उनका काम क्या होता है, वो ग्रुप क्यों बनाते हैं? ताकि किसी वर्कर को कोई इशू है या फिर वर्कर्स को कोई कॉमन इशू है, तो उसमें कोई उनका राइट है जो नहीं उन्हें मिल रहा है, तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सके, अपनी बात को आगे तक पहुंचा सके। एक पर्सन बोलेगा तो नहीं बात बनेगी, लेकिन सारे पर्सन अगर मिलके उस चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे तो बात बन सकती है। जो वर्कर्स को इशू है वो अपने राइट्स को आगे रख सकते हैं कि वी आर नॉट गेटिंग दिस थिंग, वी वॉन्ट इट बिकॉज वी आर वर्किंग हेयर, ठीक है। So in India, these trade unions are formally registered in accordance with the ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इंडिया के अंदर ये जो ट्रेड यूनियंस है ना, ये रजिस्टर होना इनका ज़रूरी है, रजिस्टर होते हैं इनको, तभी एक रिकग्निशन मिलता है। तो वो रजिस्टर होते हैं अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। द प्राइमरी फोकस ऑफ ट्रेड यूनियंस इज़ टू प्रमोट द इकोनॉमिक एंड सोशल वेल बीइंग। जो मेन फोकस है इनका वो क्या है? इकोनॉमिकली आगे बढ़ना, सोशल वेलबींग आगे होना। इनके ट्रेड जो ग्रुप, इनका जो वो है ना, मेंबर्स, ग्रुप के मेंबर्स, उनके लिए बेस्ट चाहना जो भी उस ग्रुप के अंदर है, ठीक है। एमिंग टू सिक्योर फेवरेबल कंडीशंस वर्क प्लेस, एक अच्छा वर्क प्लेस, एक सिक्योर इन्वायरमेंट इनको मिल पाए जहाँ ये काम कर रहे हैं। एडिशनली लेबर यूनियंस में एक्सटेंड देयर कंसर्न टू बॉर्डर सोशल इशू, और बाकी जो भी इश्यूज़ हैं इनके, उसके ऊपर ये आवाज़ उठा सके, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल मैटर्स दैट अफेक्ट द लार्ज कम्युनिटी। जो भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं जो बड़े लेवल पे कम्युनिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, उस पर भी ये आवाज़ उठा सके। ओके, सो नेक्स्ट कम्स ग्रोथ ऑफ लेबर यूनियंस इन इंडिया। इसके हैं 6 फेसेस की। अब हम एक तरीके से हिस्ट्री में चले जाएंगे कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। व्हाट इज़ ट्रेड यूनियन हम समझ चुके हैं, अब ट्रेड यूनियन स्टार्ट कैसे हुआ था, ये सब चीज़ों को अब हम समझेंगे। सबसे पहला जो पीरियड आता है वो था प्री 1918 का, द जेनेसिस ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया। इसमें आप समझते हैं, इन द पीरियड बिफोर 1918 वर्कर्स इन इंडिया इनिशिएटेड अर्ली एफर्ट्स टू एड्रेस देयर ग्रीवेंसेस, कि मतलब वर्कर्स को बहुत एफर्ट करना पड़ता था इस टाइम से पहले। वर्कर्स इन इंडिया इनिशिएटेड अर्ली एफर्ट्स टू एड्रेस, कि उनको अपने प्रॉब्लम्स के लिए बताने के लिए, उनके ऊपर वर्क करवाने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते थे। दीज एंडेवर्स मार्क द foundational phase of the labor movement where workers began recognizing the need of collective action। इसी टाइम से जब उनको पता चला कि उन्हें इतना एफर्ट करना पड़ रहा है, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनके लिए कुछ होना ज़रूरी है। तो कलेक्टिव एक्शन लेना, मतलब कि लोगों को कलेक्ट करके, अपने जैसे लोगों को कलेक्ट करके उस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना कि आप लोग वर्कर्स के साथ गलत कर रहे हो, इस तरीके से बाकी वर्कर्स को इकट्ठा किया ताकि बात में दम आए। और अगर मोस्टली वर्कर्स इकट्ठे हो जाते तो ऑब्वियसली काम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर काम करने से मना कर दे वो लोग कि अगर आप हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करोगे तो वी आर नॉट गोइंग टू वर्क फर्दर, तो वहाँ पे कलेक्टिव एक्शन के लिए, ताकि एक प्रेशर डाल पाए आगे, अब जो हमारे से बड़े लेवल पे है, जो हमारी डिमांड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं उनके ऊपर, इसलिए ये चीज़ को समझा गया। वर्कर्स ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, ट्रेड यूनियनिज्म को। अब एग्जाम्पल क्या था, एक तरीके से एग्जाम्पल भी और ये रियलिटी भी। वन सिग्निफिकेंट माइलस्टोन ड्यूरिंग दिस टाइम वाज द फॉर्मेशन ऑफ द बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन इन 1890। दिस एसोसिएशन रिफ्लेक्टेड द अर्ली strengths
ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय वर्कर टू एडवोकेट देयर राइट्स। इस एसोसिएशन से क्या हुआ था कि ये ऑर्गेनाइज की गई थी और इसमें ना वर्कर्स को पता चला था कि उनको अपने राइट्स का कैसे यूज़ करना है और अपने राइट्स कैसे आगे मांगने हैं। नेक्स्ट, 1918 टू 1924, अब हम इस पर्टिकुलर पीरियड की बात करेंगे, द अर्ली ट्रेड यूनियन फेज। ठीक है, बिटवीन 1918 एंड 1924 देयर वाज अ नोटेबल शिफ्ट एज फॉर्मल ट्रेड यूनियंस बिगेन टू एमर्ज। एक बहुत मतलब आगे बढ़ना शुरू किया था ट्रेड यूनियन ने। एक नोटिस करने वाली चीज़ थी, काफ़ी विजिबल चेंजेस थे, ठीक है, विजिबल डेवलपमेंट थे इनफैक्ट इफ वी कैन से। This period saw the institutionalization of organized labor, laying the groundwork for more structured and collective representation of work. Basically बस वो डेवलप हो रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, फॉर्मली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, जो भी अपना ट्रेड यूनियन बना रही है द ग्रुप, दे आर हैंडलिंग द थिंग्स मोर फॉर्मली एंड अपना और भी अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख पा रहे हैं। ठीक है, तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है एक तरीके से। एग्जाम्पल देखते हैं कि एन इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल इज़ द establishment of All India Trade Union Congress in 1920. This marked a significant step, a very important step था, towards unifying trade unions on national level and amplifying the voice of workers. नेशनल लेवल तक बात चली गई थी और वर्कर्स की वॉइस उभर के आई थी, निकल कर आई थी कि उनकी भी एक वैल्यू है। बिकॉज कुछ भी कहो, वर्कर्स के बिना कोई भी काम नहीं चल सकता है। जितने भी काम चल रहे हैं वर्कर्स की वजह से ही चल रहे हैं, चाहे वो सबसे नीचे लेवल पे ही वर्क क्यों ना कर रहे हो। तो उनका इम्पोर्टेंस, उनका वैल्यू, उनका राइट देना उनको बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, 1925 टू 1934, पीरियड ऑफ लेफ्ट विंग ट्रेड यूनियनिज्म। From 1925 to 1934, trade unions in India experienced a period influenced by leftist ideologies. Left-wing principles played a pivotal role in shaping the objectives and activities of trade unions ड्यूरिंग दिस फेज। तो इन सबको पढ़ के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना है इतने हैवी हैवी वर्ड्स को। बेसिक सा बस यही है कि वो धीरे धीरे करके उन चीज़ों का जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है, जिन लोगों ने अपने राइट्स को पहचाना, आगे बढ़े, इन चीज़ों को बहुत बड़े बड़े रोल्स प्ले करे, उसके बाद उनका एक ऑब्जेक्टिव वो और ज़्यादा चेंज हुआ, नैरेटिव चेंज हुआ कि उन्हें ट्रेड यूनियन क्यों चाहिए था, किस रीज़न से चाहिए था और किस तरीके से अपनी बातें मनवानी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई थी। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ दी ऑल, अब इस टाइम पे क्या आया था, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन इन 1929। ठीक है, इज इंडिकेटिव ऑफ द लेफ्टिस्ट इन्फ्लुएंस। ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था ऑन ट्रेड यूनियनिज्म unions. This federation became a prominent force advocating for the rights of railway workers. अब ये पर्टिकुलर एक फेडरेशन था जो रेलवे वर्कर्स के लिए था, बट था तो रिलेटेड टू वर्कर्स ही। तो ये भी एक बनना शुरू हो गया था उस टाइम पे। धीरे धीरे करके ऐसे छोटे छोटे संगठन या कुछ ना कुछ तैयार हो रहे थे वर्कर्स को लेके, ताकि वो आगे बढ़ पाए और अपनी मांगों को रख पाए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा उस टाइम पे कि बहुत बड़ा चेंज था जो एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया है अभी। ठीक है, नाउ कम्स 1935 to 1938 period. The Congress in interregnum. Okay, so during the years 1935 to 1938, the Indian National Congress exerted significant influence on trade unions. This period, ठीक है, this period witnessed the इंटरप्ले बिटवीन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड लेबर मूवमेंट। तो इस पीरियड में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी, क्योंकि कांग्रेस का इसके अंदर इंटरफेरेंस हुआ था, तो जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और लेबर मूवमेंट, इन सब के बीच में कुछ रिश्ते बने थे। पॉलिटिक्स में भी उसका एक काफ़ी अच्छा प्रेशर भी आया था, एक वैल्यू आई थी और उनकी नज़रों में आई थी चीज़ें। पॉलिटिक्स तक चीज़ें पहुंचाना, आगे जो गवर्नमेंट बनने वाली है उन तक चीज़ें पहुंचाना, उनको पता चलना वर्कर्स की अहमियत या फिर यू कैन से पार। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। सो उन्होंने भी इसमें फिर इंटरफेरेंस किया था। द इनैक्टमेंट ऑफ द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट इन 1926 ड्यूरिंग दिस फेज रिफ्लेक्ट्स। तो ये जो 1926 का जो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट था वो और उभर के आया था इस टाइम पे। ठीक है, रिफ्लेक्ट द कांग्रेस इन्वॉल्वमेंट। तो कांग्रेस की उस टाइम पे इन्वॉल्वमेंट हुई थी। आपको पता ही है कि इससे पहले जो थी, काफ़ी टाइम तक कांग्रेस थी बीजेपी से पहले। सो इन शेपिंग द लीगल फ्रेमवर्क फॉर ट्रेड यूनियंस,
The act provided a formal structure for the recognition and regulation of trade unions. तो बेसिकली ये एक्ट जो था, इसने ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया था, क्योंकि अगर कुछ बन रहा है, कोई एक्ट बन रहा है, कोई लॉ बन रहा है, तो एक स्ट्रक्चराइज वे में बनता है, उसके साथ बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जुड़ते हैं, चीज़ों के प्रोसेस जुड़ते हैं, तरीके जुड़ते हैं। ऐसे अगर रजिस्टर करा रहे हैं हम ट्रेड यूनियन, तो ऐसे ही नहीं हो जाएगी। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच ही हैव टू सी कि वो क्यों रजिस्टर होनी चाहिए, ऐसा क्या है उस ट्रेड यूनियन में, कितने मेंबर्स होने चाहिए, सारी चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अभी लेबर लॉ की फर्स्ट वीडियो है, ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। तो आगे चल के हम ये सब चीज़ें समझेंगे, तो बी पेशेंट एंड ध्यान से इस पूरी प्लेलिस्ट को समझना, मतलब इस सब्जेक्ट को समझना, ठीक है। तो उस टाइम पे जो पॉलिटिक्स में जब बात आई ट्रेड यूनियंस की, तो कांग्रेस ने भी काफ़ी सपोर्ट किया इनको, उनकी इंटरफेरेंस हुई, काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट किया गया था ट्रेड यूनियन एक्ट के थ्रू। देन कम्स द नेक्स्ट 1939 टू 1946 पीरियड ऑफ लेबर एक्टिविज्म। लेबर्स कुछ ज़्यादा एक्टिव हो गई थी इस टाइम पे, मतलब समझ रहे हो, जैसे जैसे ये ग्रोथ ही हो रही है एक तरीके से, जितना जितना टाइम आगे बढ़ता गया, लेबर्स को अपने राइट पता चलते गया। वो दबने वाले लेबर्स नहीं रहे थे, वो सहमों में कि बस किस तरह कमा रहे हैं, गरीब है, नॉट लाइक दैट। उनको इनकी पार का, उनको अपनी वैल्यू का अंदाज़ा था, उनको अपनी इंपॉर्टेंस पता थी। Between 1939 and 1946, there was a surge in labor activism, particularly heightened during World War II. Workers became more assertive in pressing for their rights and demand. Workers अब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए थे, और उन्हें पता था कि उन्हें अपने राइट्स, अपने डिमांड्स कैसे मनवानी है, अपनी डिमांड्स, अपने राइट्स को कैसे हासिल करना है, अपने राइट्स का सही इस्तेमाल किस तरीके से करना है। Example, a notable event during this period was the strike by Royal Indian Navy ratings in 1946. This strike, known as the Naval Uprising, marked a significant protest by sailors. ठीक है, एक ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था सेलर्स की तरफ से, जो मतलब क्योंकि नेवी का है ना स्ट्राइक, आप ध्यान दो इस चीज़ के ऊपर कि रॉयल इंडियन नेवी, ठीक है। सो दैट इज़ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सेलर्स, क्योंकि पिछले वाले में हमने एक रेलवे का भी पढ़ा था ना, फेडरेशन, तो दैट्स वाई उसमें पर्टिकुलर रेलवे वर्कर्स का था, तो ये नेवी रेटिंग के बारे में बात हो रही है अभी। तो इसमें सेलर्स की स्ट्राइक थी, डिमांडिंग बेटर कंडीशन एंड राइट्स। तो उन्होंने क्या डिमांड किया था स्ट्राइक के अंदर? बेटर कंडीशंस, कि हमें और भी अच्छे कंडीशंस मिलने चाहिए काम करने के, रहने के, एंड राइट्स जो हमारे हैं उनको भी, हमें ये इन चीज़ों के भी कुछ कुछ चीज़ों के अधिकार है जो हमें मिलने चाहिए। देन कम्स 1947, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्रेड यूनियनिज्म। पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्रेड यूनियंस इन इंडिया अंडरवेंट फर्दर रेवोल्यूशन, बहुत बड़े बड़े चेंजेस भी हुए थे, अडाप्टिंग टू द चेंजिंग सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ एन इंडिपेंडेंट नेशन। द लेबर मूवमेंट कंटिन्यू टू प्ले अ क्रूशियल रोल। मतलब कि इंडिपेंडेंस से इनको काफ़ी फ़र्क तो पड़ा ही था, बट इनके ना जो ग्रोथ थी वो रुकी नहीं थी, अभी बहुत बड़ा रोल प्ले कर चुके थे और करने वाले थे और कर रहे थे इन शेपिंग पॉलिसीज़ एंड एडवोकेटिंग द फॉर वर्कर्स राइट। मतलब जितनी भी चीज़ें ग्रो हुई थी ना उस टाइम पे, उसमें से एक जो था वर्कर्स का, ये ट्रेड यूनियन का जो चल रहा था, ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। इन्होंने अपनी एक अलग राय बना ली थी, अपना एक ग्रुप्स बना लिए थे अपने, मतलब एक अलग इनकी एक जोन हुआ करता था इनका भी, कि कोई इनको हल्के में नहीं ले सकता था। एग्जाम्पल, द अडॉप्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है। इस टाइम पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको इस सिलेबस में आपके लेबर लॉ के पढ़ने को मिलेगा, तो आप याद कर लीजिएगा इसको। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 वॉज अ parallel movement post-independence. This legislation provided a legal framework for the resolution of industrial disputes, emphasizing the importance of peaceful negotiation and collective bargaining. जब आप collective bargaining की बात करते हैं कि सारे लेबर्स मिलकर अपना पॉइंट रखते हैं किसी चीज़ को लेके, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी चीख रहे हैं, इट्स जस्ट दैट कि दे आर शोइंग इट इन देयर एक्शन दैट दे ऑल वांटेड, मतलब वो एक ही पेज पर है सारे वर्कर्स की, ये चीज़ है, एक ये डिमांड है जो उन्हें करवानी है अपनी पूरी, बट वो कोई एक पर्सन होता है, वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं जो उनकी तरफ से बात को रखता है, और वो सब दिखाते हैं, उसके पीछे खड़े होते हैं, या फिर जो भी है एक एक्शन ले लेते हैं, जैसे कि उन्होंने काम बंद कर दिया या कुछ भी ऐसा एक्शन ले लिया दिखाने के लिए कि हम तभी, जब आप हमारी डिमांड पूरी करोगे हम तभी आगे कंटिन्यू करेंगे, और उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और वो उन सब की बात आगे पहुंचाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ आई थिंक
तो ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, इट्स ऑल अबाउट डिस्प्यूट, जो भी लेबर्स का, जो इंडस्ट्री का डिस्प्यूट होता है ना, जो एम्प्लॉयर्स के बीच में होगा डिस्प्यूट, और जो अथॉरिटीज़ होती है, बिग अथॉरिटीज़ और वर्कर्स के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है, उन सब के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, तो लेट्स मूव फर्दर। नाउ कम्स प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय लेबर मूवमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, प्रॉब्लम जो फेस कर पा रहे हैं जो लेबर मूवमेंट ने, ऐसी बात नहीं है कोई चीज़ ग्रो करती है तो कोई इसे हटा नहीं पाता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है। सो जैसे लैक ऑफ यूनिटी। अब 1000 लेबर वर्कर्स हैं तो क्या 1000 के 1000 ही एक ही डायरेक्शन में चलेंगे? नो, ऑब्वियस सी बात है, यूनिटी कम होती है। किसी को कुछ दिख रहा है, अपना फ़ायदा नहीं दिख रहा है वहाँ पे कि नहीं है, मैं जैसी सिचुएशन में हूँ मैं ओके हूँ, मुझे बस जो मिल रहा है वेजेस वगैरह मेरे को उनसे मतलब है, यू जस्ट कैरी ऑन, जो भी आपको धरना अपना करना है। तो होती है, लैक ऑफ यूनिटी का इशू होता है। देन लीगल कंस्ट्रेंट्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिक्स का भी बीच बीच में अगर कोई चीज़ आपको वो कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो हो भी सकता है कि दबाव भी बना रही हो किसी चीज़ का आपके ऊपर। और कुछ लीगल बाउंड्रीज़ होती है जिनको आप क्रॉस नहीं कर सकते वाइल अपनी बातें मनवाने के टाइम। तो हर चीज़ तो आप हाथ में अपने नहीं ले सकते, कहते हैं ना कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, यू कैन नॉट डू वट एवर यू वॉन्ट। देन मेजर लेबर यूनियंस एंड देयर पॉलिटिकल एफिलेशंस। जो मेजर लेबर यूनियंस थे, जो मेजर थे, बहुत सारे हैं बट मेजर की बात करूँ मैं यहाँ पे तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिस्टोरिकली एफिलेटेड विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एक है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस एफिलेटेड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फर्दर नाउ। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेड यूनियन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग को हम बार बार अभी पीछे पढ़ कर आए हैं, ठीक है ना, आइए अच्छे से समझ भी लेते हैं इस चीज़ को। एंड जो भी टर्म्स अब मैं आपको समझा रही हूँ, प्लीज़ मेक श्योर इनका ध्यान रखना, अगर आपको आगे के टॉपिक्स कवर करने हैं तो ये सब टर्म्स बार बार यूज़ होंगी। ट्रेड यूनियंस सर्व एज अ कलेक्टिव वॉइस फॉर वर्कर्स। ठीक है, कलेक्टिव वॉइस, अब कलेक्टिव वॉइस से समझ जाओ कि एक जने की वॉइस नहीं है, बहुत सारे लोगों की वॉइस की बात हो रही है यहाँ पे। अलाउइंग देम टू नेगोशिएट वट एवर दे वॉन्ट टू नेगोशिएट की। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेजिस पे बात हो रही है, काम बढ़ा दिया लेकिन आपने वेजिस नहीं बढ़ाए हैं, तो अब हमें या तो काम कम करो या वेजिस बढ़ाओ। जैसे वो कह रहे हैं कि आप सबकी सैलरी में कम से कम 200 इंक्रीज़ कर दो, वेजिस में 200 पर डे का आप इंक्रीज़ कर दो। और वहाँ पे फिर नेगोशिएशन होता है कि आपके बॉस बोलते हैं कि नो 200 इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस, आप एक काम करो अभी आप फ़िलहाल बस 100 कर लो। तो उस पर अग्री होते हैं नहीं होते उन कंडीशंस पे। तो ये सब नेगोशिएशन ही होता है ना, कि पार्ट की वो भी, सामने वाला भी बैठ के सेटलमेंट करना चाहता है और आप भी करना चाह रहे हो। विद एम्प्लॉयर्स फॉर बेटर वेजेस, इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस। जैसे कोई कंडीशन है जो आपकी सही नहीं है, आप जहाँ वर्क कर रहे हो, मैं आपको लेबर की बात बता रही हूँ कि लेबर जहाँ वर्क कर रही है, वर्कर्स जहाँ वर्क कर रहे हैं, वो जगह सही नहीं है, उनको प्रॉपरली वहाँ पे उठने बैठने की जगह नहीं मिल रही है, दो ब्रेक लेने की जगह नहीं मिल रही है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं मिल रही है। तो दे हैव टू मेक श्योर। और सेफ्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी वो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एनहांस्ड बेनिफिट्स, और उनको कुछ बेनिफिट्स भी मिल जाने चाहिए कि टाइम टाइम पे ब्रेक पे दे आर गेटिंग समथिंग लाइक यू नो बेसिक थिंग्स, मील मिल जाता है कहीं कहीं, स्नैक्स हो गए, ऐसा कुछ। थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग यूनियंस लेवरेज द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी टू सिक्योर फेवरेबल टर्म्स इन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो वो इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं और कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू अपनी बातों को मनवा लेते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से उनकी एक स्ट्रेंथ हो जाती है। देन एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटिंग फैक्ट्री वर्कर्स, एक ट्रेड यूनियन है। अब ये ट्रेड यूनियन किस चीज़ की बनी है? फैक्ट्री वर्कर्स की। क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फैक्ट्री वर्कर्स को, जो एक साथ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। में नेगोशिएट विद मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं टू एस्टैब्लिश फेयर वेजेस, कि उनके वेजेस बढ़ाए जाए, मतलब ठीक रखे जाए, जो गलत है, रीजनेबल नहीं है। और रीजनेबल वर्किंग आवर्स, कि मतलब आप कितना भी काम करा रहे हो लेबर से, रात दिन लगा रखा है, दिस इज़ नॉट गुड। एक रीजनेबल वर्किंग आवर्स होने बहुत ज़रूरी है। एंड इम्प्रूव्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, और सारे एम्प्लॉयज़ का सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का भी ध्यान रखा जाए। अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं है तो एक बहुत बड़ा इशू है। ओके, तो वो इन सब बातों पे अपनी मतलब अपनी बात मनवा सकते हैं। देन लेट्स मूव फर्दर।
ओके, सो हियर इट इज़, वर्कर रिप्रेजेंटेशन। अब वर्कर्स की ऑब्वियसली कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन, कैसे कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, या तो the trade unions play a crucial role, crucial मतलब important, in representing their interest of individual workers or groups of workers in decision making process within an organization. This representation ensures that the concern and viewpoints of employees are considered when making policies, implementing changes or addressing workplace issues. जब भी मतलब इट्स नॉट अबाउट ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटेशन, ये है कि आप जब भी कोई पॉलिसीज़ बना रहे हो, कुछ रूल्स बना रहे हो, तो आपको या तो ग्रुप ऑफ वर्कर्स का या फिर आपको एक एक इंडिविजुअल का ध्यान रखना पड़ता है। ये ट्रेड यूनियन के अंदर की बात है कि आपको इंटरनली यू हैव टू मेक श्योर कि ट्रेड यूनियन जिन मेंबर्स की बन रही है, राइट। जैसे एक ग्रुप में फोर, जस्ट एन एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रही ट्रेड यूनियन फोर की होगी, बस मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप कहीं भी जाते हो, किसी और भी जगह पे आप किसी चीज़ का ग्रुप बनाते हो, 4 लोग हैं उस ग्रुप के अंदर, तो आपको उन सबकी कोई डिसीजन लोगे अगर आप एज ए ग्रुप में, तो आपको उन सबकी सहमति होना, उन सबका सेम पेज पे होना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो सेम वे ट्रेड यूनियन भी इस चीज़ों का ध्यान रखती है, ठीक है। देन कम्स एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं इसका। व्हेन अ कंपनी इज कंसिडरिंग चेंजेस टू इट्स शिफ्ट शेड्यूल्स, अ ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटिंग द वर्कर्स कैन एडवोकेट। अब जैसे यहाँ पे आ गई अंदर की बात, नहीं, अब यहाँ पे आती है कि एक कंपनी है, ठीक है। अब जो मैंने आपको बोला था ना, ट्रेड यूनियन की अंदर की बात है, अंदर की बात, तो ट्रेड यूनियन भी रूल्स बनाने से पहले अपने मेंबर्स का ध्यान रखती है। बट अगर कोई कंपनी है जो वर्कर्स, जिनके पास बहुत सारे वर्कर्स हैं, जिनका अपना एक ट्रेड यूनियन है, तो उस कंपनी को उधर बात करनी पड़ेगी अपना कोई भी ऐसा रूल चेंज करने से पहले, कोई भी ऐसी चीज़ चेंज करने से पहले जो वर्कर्स की रिलेटेड होगी या फिर उनको इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ से। जैसे व्हेन अ कंपनी इज कंसिडरिंग चेंजिंग इट्स शिफ्ट शेड्यूल्स, अ ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटिंग द वर्कर्स, एक ऐसा ट्रेड यूनियन जो वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एडवोकेट कर सकता है, आके उनके बिहाफ पे खड़ा हो सकता है, बोलने के लिए, उनके प्रेफरेंस बताने के लिए कि एंड नीड ऑफ द एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द डिस्कशन विद द मैनेजमेंट। तो वो आके उनकी हेल्प भी करेगा, उनको अगर नई वर्कर को सूट कर रही है वो शिफ्ट्स, तो आके वो बताएगा भी। और या फिर कंपनी को उसको ट्रेड यूनियन को बिठाना पड़ेगा डिस्कशन में, उनसे बात करनी पड़ेगी, दिस इज़ व्हाट वी आर थिंकिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट दिस, ठीक है। सो ये क्या हुआ, ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंस और ये वैल्यू है ना, कि कंपनी ऐसी हवा में लेके वर्कर्स को नहीं चल रही है, वो उनकी वैल्यू कर रही है कि हाँ भाई, हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, वर्कर्स आर द पार्ट ऑफ आवर कंपनी और अपना हमारा वर्क संभाल रही है, तो वी हैव टू टेक केयर कि वो खुश रहे, उनका कंडीशन अच्छा होना चाहिए। और अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो भी पार्ट बन सकते हैं उस डिसीजन का, क्योंकि उनको भी इफेक्ट पड़ेगा उससे। नेक्स्ट, conflict resolution. Trade unions act as intermediaries in resolving conflicts. अब ट्रेड यूनियन क्या करती है, ट्रेड यूनियन हेल्प करती है, ठीक है। ट्रेड यूनियन एक्ट एज इंटरमीडिएटरीज इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स। अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के बीच में कोई कोई ऐसे आ जाती है, कोई इश्यूज आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, कोई वो लड़ाई हो जाती है, या उनके रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी एक इशू की वजह से, सर्टेन इशू, तो आप वो ट्रेड यूनियन जो है उस पर बैलेंस बनाती है और उस कॉन्फ्लिक्ट को ठीक करती है, फिक्स करती है चीज़ों को, बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म फॉर एड्रेसिंग ग्रीवियंसेस। अब वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पे आप आओ, बात करो, अपने प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूट्स को सॉल्व करो, सेटलमेंट करो बैठ कर उठ कर, ठीक है ना, बात करो आपस में। यूनियंस कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग हार्मोनियस वर्क इन्वायरमेंट, अ गुड इन्वायरमेंट। तो यूनियन ध्यान रखती है कि एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट बना रहे, सबके मन से सब पीसफुली रहे, शांत रहे और अच्छे से काम कर पाए हैप्पीली। एंड प्रिवेंटिंग प्रोलॉन्ग डिस्प्यूट, और कोई भी डिस्प्यूट, किसी के मन में कुछ मतभेद है, कुछ भी है, तो वो लंबा ना चले, दैट कुड डिस्टर्ब द प्रोडक्टिविटी, मतलब कि जो काम करने में प्रॉब्लम ना आए लोगों को, और काम पे भी असर ना पड़े। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, वट एवर वर्क यू विल डू, यू विल नॉट डू इट नाइसली। तो ऑफ कोर्स इस बात का फ़र्क पड़ेगा। या फिर आपकी जो रिलेशन आपके बॉस के साथ अच्छे नहीं है, या फिर आप आपस में ही लड़ रहे हैं, आपके जो वर्कर्स हैं, साथ के को वर्कर्स हैं, उनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो हाउ विल यू वर्क। इन द इवेंट ऑफ अ डिसएग्रीमेंट ओवर वर्क प्लेस पॉलिसीज, अ ट्रेड यूनियन में फैसिलिटेट discussions, mediate negotiations, or even represent works in legal proceedings to achieve a fair resolution. So ट्रेड यूनियन इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। तो आप एक बार दोबारा पढ़ लेना इस चीज़ को। एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक्चुअली मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, सो प्लीज़ बेयर।
Next, skill development and training. Trade unions often invest in the skill development and training of their members, ensuring that workers remain competitive and adaptable in the dynamic job market. तो ट्रेड यूनियन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्कर्स के लिए कभी भी जाके खड़ी हो जाएगी, वर्कर्स का भी ध्यान रखते हैं कि दे आर वर्किंग नाइसली और नॉट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जो बीच का रिलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इंश्योर करती है वर्कर्स का कि वर्कर्स एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट पे रहे, और दूसरा अडेप्ट करें, क्योंकि वर्कर्स एक ही जगह तो हर बार काम करेंगे नहीं, और एक ही काम तो करेंगे नहीं। चीज़ें चेंज होती है, प्लेसेस चेंज होती है, टाइम चेंज होता है, जॉब चेंज होती है, तो दे हैव टू मेक श्योर कि वो थोड़ा अडेप्टिव नेचर रखें अपना। दिस फोकस ऑन कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट, तो इससे क्या होता है, उनकी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होती है, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्क फोर्स। एग्जाम्पल, अ ट्रेड यूनियन इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर माइट कोलैबोरेट विद एम्प्लॉयर्स। जैसे कि एक ट्रेड यूनियन है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, वो कोलैबोरेट करती है एम्प्लॉयर से टू ऑफर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो उनको टाइम टाइम पे ट्रेनिंग प्रोग्राम देती है अपने मेंबर्स को, ताकि उनकी जो टेक्निकल नॉलेज है या फिर उनकी जो स्किल्स है उसको और अपडेट किया जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहती है हर मिनट, हर सेकेंड, हर मंथ। ओके, नेक्स्ट, लेबर रिफॉर्म्स इन इंडिया, सिंप्लीफाइंग लेबर लॉज। अब करंट सिनेरियो है, इंडिया करेंटली हैज़ ओवर 40 डिफरेंट लेबर लॉज। ठीक है, making it complex for both employers and employees to navigate the legal landscape. Recognizing the need for clarity and efficiency, the Labour Ministry has initiated significant labor reforms. अभी इंडिया के पास देख लो कितने लेबर लॉज हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होता है इन चीज़ों को ध्यान रखना। Reform initiatives. As part of these initiatives, the government aims to consolidate and streamline 44 existing labor laws into 4 comprehensive labor। अब what government is planning कि वो एक मतलब कि एम्स टू कंसोल एक स्ट्रीमलाइन बनाने को, जिसमें 44 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज हो, और वो सारे 4 कॉम्प्रहेंसिव लेबर कोड्स के अंदर होने चाहिए। सो दीज कोड्स फोकस ऑन वेजेस। किस किस पे फोकस करेंगे? वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी and safety, health and working conditions। तो मेरे बहुत मेजर इश्यूज है जो गवर्नमेंट ने बाइफिकेट किए हैं, इनके ऊपर वो कोर्ट्स जो है वो 4 कोर्ट्स जो है वो इनके ऊपर फोकस करेंगे पूरी तरीके से। Then, labor reforms in India, simplifying labor laws, simplified approach. Instead of dealing with a multitude of laws addressing various aspects of labor, the reform plan is to replace them with just 4 straightforward bills। अब इतनी सारी चीज़ें जो पीछे अभी आपने पढ़ा ना पीछे वाले स्लाइड में कि बहुत सारे लॉज हैं ना, तो लॉज है, रेगुलेशंस है, तो इसलिए जो डिसाइड हुआ है वो ये हुआ है कि उन्हें रिप्लेस किया जाए, जो कि जिस सिर्फ 4 बिल्स के साथ, मतलब उनको रिप्लेस कर दिया जाए। दीज बिल्स आर डिज़ाइन टू कवर ऑल एसेंशियल एस्पेक्ट्स, और इसी बिल में ना सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि दे आर लीविंग एनीथिंग, दे आर कवरिंग एवरीथिंग, बट बहुत प्रिसाइज वे में कवर कर रहे हैं और अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा इश्यूज़ ना रहे, ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट ना हो। Of the employer and employee relationship, providing a simplified and cohesive legal frame। लेबर कोड ऑन वेजेस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? सिंप्लीफाइंग एंड रैशनलाइजिंग वेज रिलेटेड रेगुलेशन। तो हेडिंग से ही समझ आ गया होगा इतना कि और भी ज़्यादा इजी कर रहे हैं इन चीज़ों को, कि जो भी इश्यूज होते हैं और जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होगी वो और अच्छे से वर्क कर पाएंगे उन पर इफेक्टिवली, वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो ये रेगुलेशन जो है वो वेज के रिलेटेड है, लेबर कोड ऑन वेजेस। वेजेस के वर्ड से आप समझ जाओ कि लेबर कोड किसके ऊपर है। द गोल ऑफ दिस कोड इज़ टू मेक रूल अबाउट हाउ मच वर्कर शुड बी पेड। ध्यान रखना है इसका गोल क्या है, हाउ मच वर्कर शुड बी पेड, सिंपलर एंड मोर लॉजिकल। एक रीजनेबल पेमेंट उनकी होनी चाहिए जो उनको भी ओके हो, कंपनी को भी। इंस्टेड ऑफ हैविंग मेनी डिफरेंट लॉज अबाउट वेजेस, बहुत सारे डिफरेंट लॉज हैं वेजेस के ऊपर, बट फिर भी दिस कोड कंबाइंस देम इनटू वन, और सारे लॉज को मिला के ये एक कोड बन रहा है, ताकि सारे इश्यूज एक में सॉर्ट हो जाए, मेकिंग इट ईजियर फॉर बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो। तो अब उनको भी तो कुछ रेगुलेशन एंड रूल्स याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। तो अब एक ही कोड बन गया तो इट विल बी ईजी फॉर देम टू रिमेंबर। Example, let's say that there were 4 different laws before about how overtime pay is calculated।
अब इसने एग्जाम्पल भी दिया है कि हम कोड किस तरीके से बना रहे हैं, कि जैसे इससे कोड बनाने से पहले 4 अलग अलग लॉज हुआ करते थे कि ओवर टाइम पे अगर किसी को पे करना है लेबर को तो उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब जो लेबर कोड आया है वेजेस का, उसके अंदर ये सारे जितने भी 4 रूल्स हैं और बाकी के कुछ वेजेस से रिलेटेड और भी रूल्स होंगे ना, वो एक ही जगह पर आ जाएंगे इस लेबर को इस वेज कोड के अंदर। ठीक है, जो भी वेजेस रिलेटेड रूल्स है। नेक्स्ट, लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशंस, इंश्योरिंग। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योरिंग बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड सेफ्टी फॉर वर्कर्स। मैं अब इसे पढ़ नहीं रही हूँ, इस लेबर कोड में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इसी के ऊपर है कि जो लेबर्स हैं उनको बेटर वर्किंग कंडीशन मिले और सेफ्टी भी मिले, सिक्योर एंड सेफ इन्वायरमेंट मिले, कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं ना लगे कि कोई मशीन्स के साथ इफ़ दे आर वर्किंग तो कोई सिक्योरिटी नहीं है और उनकी कोई सेफ्टी नहीं है। एग्जाम्पल है, इफ़ देयर वर 13 डिफरेंट लॉज, वही सेम एग्जाम्पल चल रहा है कि कोड कैसे बना। अगर पहले इसके ऊपर 13 लॉज थे तो अब वो सारे के सारे लॉज इस चीज़ से रिलेटेड और भी जितने भी लॉज है वो सब इस कोड के अंदर आ जाएंगे। तो ये दूसरा कोड है। तीसरा, थर्ड, लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, simplifying the process of dispute resolution and industrial relations. This code is designed to make it easier to resolve disputes between employer. यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ना जो सिंप्लीफाई कर रहे हैं यानी और इजी कर रहे हैं प्रोसेस को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, मतलब कि जो भी डिस्प्यूट सुलझाने का जो प्रोसेस होता है ना इंडस्ट्रियल रिलेशन का, एम्प्लॉयर्स के बीच में, वर्कर्स और इन सब के बीच में, तो इसको और ज़्यादा इजी कर रहे हैं। तो ऑल इतना ही है इन सब के अंदर। और ये जो कोड है इसको भी कंबाइन कर दिया बाकी सारे कोड्स की तरह, कि जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जितने भी लॉस थे उन सबको कंबाइन करके इस लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो आप अगर मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ तो आप, अगर आपको पढ़ना हो तो आप एक बार रोक के पढ़ लेना। नेक्स्ट, लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? एक्सटेंडिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू अ ब्रॉडर सेक्शन ऑफ वर्कर्स। सोशल सिक्योरिटी के ऊपर बात की गई है और बड़े लेवल पे, मतलब ब्रॉडर यानी कि काफ़ी खोल के वर्कर्स के सेक्शन को डिस्कस किया गया है। सोशल सिक्योरिटी की बेनिफिट्स की बात की गई है और काफ़ी खोल के ब्रॉडर सेक्शन में वर्कर्स के उस पर बात की गई है। ठीक है, बेनिफिट्स के ऊपर। सो एक्सप्लेनेशन समझते हैं। दिस कोड इंटेंड्स टू मेक श्योर दैट वाइडर रेंज ऑफ वर्कर्स कैन इन्जॉय, यानी ज़्यादा रेंज में मतलब ज़्यादा वर्कर्स इन्जॉय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बाय कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग लॉज, जिससे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को इन्जॉय कर पाए। सोशल सिक्योरिटी एट एम्स टू प्रोवाइड मोर कॉम्प्रहेंसिव कवरेज इंक्लूडिंग बेनिफिट्स लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे हो गया हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर कुछ रिटायरमेंट प्लान्स हो गए, इस टाइप की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर इन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाए। ये चीज़ें उन्हें बताई जाए कि ऐसा भी हो सकता है, अपनी पूरी लाइफ कमाते हैं, एट दी एंड आपको ये चीज़ें, ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और इसके रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उसे इस कोड के अंदर कवर किया, लेबर कोड्स ऑन सोशल सिक्योरिटी। चलो, तो एंड हो चुका है वीडियो का। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट होता है तो अगेन कमेंट करके आप हमें अपना डाउट बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट सॉल्व करूँ। बाकी लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।